चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है ये स्पेशल केस, विभाज्यता के स्पेशल केस है। अभी जो आप पढ़े थे पिछले अध्याय में उससे थोड़ा हटके है, विभाज्यता के कुछ और नियम है ये, यानी ये स्पेशल केस होगा। ये आपको बहुत मदद करेगा सवाल को सॉल्व करने में। कैसे? सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यदि कोई संख्या जो है, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या इस संख्या के सभी गुणनखंड से भी विभाज्य होता है। हम क्या बोले अभी? हम बोले कि अगर कोई संख्या जो है, मान के चलिए हम 18 की बात करते हैं, ठीक, 18 को मत लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए आप 24 जो है किससे विभाज्य है? तो 24 बोलिएगा सर जी, 24 जो है 8 से विभाज्य है। तो हम क्या बोले, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो ये संख्या इसके जितने भी गुणनखंड है वो सभी गुणनखंड से विभाज्य होगा। जैसे इसका गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। अब इन सबसे जो है बारी बारी से इसमें भागा लगा के आप देख लीजिएगा, इन सबसे जो है ये चीज़ आपको कट जाएगा। एक बार जो है आप इसको भागा लगा के चेक कर सकते हो, ठीक। ये आपका पहला था। अब जो है हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या, यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या जो है इसके गुणनफल से भी विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 80 का अगर बात करें तो ये 80 जो है ये 80 को 4 भी विभाजित करता है और ये 80 को 5 भी विभाजित करता है। लेकिन ये 4 और 5 ये दोनों क्या है, ये है सहअभाज्य संख्या। अभी आपको बता के आ रहे हैं आगे, ठीक, सहअभाज्य संख्या। ये 80, 4 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या बोले हम, यदि कोई संख्या किसी दो सहअभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या जो है इसके गुणनफल से भी विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब 4 गुना 5 इससे भी जो है ये विभाज्य हो जाएगा। 4 गुना 5 कीजिएगा तो 20 होगा और 20 से आप 80 में डायरेक्ट भागा लगा सकते हो, ठीक। अब जो है नेक्स्ट आपको जानने के लिए है, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर। यदि कोई संख्या, यदि कोई भी दो संख्या किसी संख्या से वो विभाज्य है, यानी हम ये बात कर सकते हैं किसी संख्या का वो मल्टीपल है, अलग अलग मल्टीपल, ऐसे बात को समझिए। यदि कोई संख्या, दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वो उस संख्या का जो योग है वो योग भी इस संख्या से विभाज्य होगा। नहीं, बात को समझे। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करें 16 का और बात करें हम यहाँ पे एक ले लीजिए 20 का, ये 16 और 20 को ऐसा कोई संख्या बताइए जो विभाजित करता हो। आप बोलिएगा सर जी ये 4 जो है ये दोनों संख्या को विभाजित कर देगा। तो हम क्या बोले, यदि कोई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो इस संख्या का योग भी, इस संख्या का योग भी जो है इस संख्या से विभाज्य होगा। नहीं समझे बात को? तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 36 में जब 9 से आप भाग लगाइएगा तो फिर भी जो है ये इससे विभाज्य हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप ऐसे कर सकते हो। क्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या किसी, दूसरा कुछ ले लीजिए, 20 ले लेते हैं। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, 5 में भागा लगाइएगा तो क्या कहते हैं, 15 में 5 से भागा लगाइएगा तो कट जाएगा और 20 में 5 से भागा लगाइएगा तो कट जाएगा। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि कोई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वो दोनों का अंतर भी, ये दोनों का अंतर मतलब घटा, ये दोनों का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। बात आ रहा है समझ में? यहाँ पे बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। ये था आपको 4 वो स्पेशल केस विभाज्यता के लिए। आगे जो है आपको इसका काम आने वाला है और इससे पहले भी ये चीज़ को हम इस्तेमाल करके आपको दिखाए थे, एक्सरसाइज जब बना रहे थे, ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है अभाज्य गुणनखंड को लेकर। क्या, अभाज्य गुणनखंड। अगला कंसेप्ट आपके लिए है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, FACTORISATION फैक्टराइजेशन, ठीक। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए यहाँ पे चलिए इसी बुक की का जो है एग्जाम्पल वो कोनो उठाते हैं। जैसे यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 का
अगर 24 का हम चेक करें तो हम बोलेंगे 24 का पहले आप गुणनखंड हमको बताइए। तो जब 24 का गुणनखंड, ये 24 को हम 2 गुना 12 लिख सकते हैं, ठीक है। यही 24 को हम 3 गुना 8 लिख सकते हैं, ठीक है। यही 24 को हम 4 गुना 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड जब बता रहे थे, क्या कहते हैं, गुणनखंड जब निकालने के लिए बता रहे थे तो ये सब तरीका के बारे में आपको हम बताए थे, जो ये कैसे नहीं हम कर रहे हैं अभी, ठीक। उसके बाद 5 से तो नहीं लगेगा और 6 से लगाएंगे तो ये आ ही जाएगा। चलिए यहाँ तक खत्म। अब एगो बात हमको बताइए बाबू कि ये 2 है, अगर इसका हम निकालना चाहे 12 को, क्या ये 12 को हम 2 गुना 6 नहीं लिख सकते हैं? आप बोलिएगा सर जी लिख सकते हैं। हम बोलेंगे चलो बाबू कोई बात नहीं। अब ये 6 को हम 2 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं, ये 2 को? आप बोलिएगा सर जी लिख सकते हैं। चलिए इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, तो क्या ये 3 गुना ये 8 को जो हम 2 गुना 4 लिख सकते हैं? आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। हम फिर से इसको तोड़ना चाहे तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी हाँ लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आइए तो एक बार, ये 4 को 2 गुना 2 और ये 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं? आप बोलिएगा सर जी लिख सकते हैं। तो ज़रा एक बार अपने आँख को खोल के देखिए इस चीज़ को आँख को खोल करके देखिए, तीनों को क्या आ जाए इसमें? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसमें क्या आ जा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसमें क्या आ जा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गो मतलब 3 गो 2 इसमें भी है, 3 गो 2 इसमें भी है, 3 गो 2 इसमें भी है, एगो 3 इसमें भी है, एगो 3 इसमें भी है, एगो 3 इसमें भी है। यानी जो भी चीज़ आया है दोनों का बराबर आया है। और यहाँ पर एगो चीज़ यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ है यहाँ पे अभाज्य संख्या के अलावा कोई भी संख्या नहीं है। ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 3 भी अभाज्य संख्या है, और ये दोनों जो है सेम ही है। तो इस प्रकार का जो गुणनखंड हम लोग करते हैं इसी को जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं, ठीक। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपको अभाज्य गुणनखंड है। चलिए एगो और लेके आपको दिखाते हैं। जैसे 36 का अगर बोले तो ये 36 को हम 2 गुना 18 लिख सकते हैं। कट तो नहीं रहा है, चलिए आ रहा है। 2 गुना 18 या 3 गुना 12, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 गुना 9, उसके बाद 5 6, उसके बाद 6 गुना 6, 6 गुना 6। अब चलिए इसको, ये 2 गुना ये 18 को हम 2 गुना 9 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। चलिए कम में हम करेंगे, ये 3 है, 3 और ये 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 6, और वो 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं और 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं और ये 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक। अब ये बात आप नहीं बोलिएगा जो सर जी 2 तो जिसका पहले है उसको आप बाद में कर देते हैं, जिसका बाद में है उसको पहले कर देते हो। ये सब चीज़ आपको जो है हम पूर्ण संख्या वाला में सिखा के आए हुए हैं, नहीं सीखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? इसमें भी 2 गो 2, 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 इसमें भी 2 गो 3, 2 गो 3, 2 गो 3, 2 गो 3, सब गुना में। यहाँ पे प्लस लिखा चला गया होगा, लेकिन सब जो है कौन सी में है? गुना में। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है गुना में है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। अब जो है चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कंसेप्ट है। चलिए अब फैक्टर ट्री के बारे में दिया हुआ है। क्या? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री नाम से ही है। ये पेड़ की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर हम 36 का बोले फैक्टर ट्री निकालने के लिए, 36 का, तो ये 36 का फैक्टर ट्री निकालने के लिए इसको किसी भी जो मतलब एगो गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा, किसी भी गुणनखंड के गुणनफल में। जैसे ये 36 को क्या हम 4 गुना 9 में तोड़ सकते हैं? 4 अलग अलग यहाँ से 4 गुना 9 में तोड़ सकते हैं 36 को। आप बोलिए कहाँ सर जी? कर सकते हैं। अब ये 4 को कैसे तोड़ सकते हैं? ये 4 को 2 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, और ये 9 को हम 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। ये जो अभी आप निकाल रहे हो यहाँ पे गुना नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, और गुणनखंड ट्री में जो है गुना नहीं दिया जाता है। ये आपको पेड़ की तरह नहीं दिख रहा है, ये जो है
गुणनखंड ट्री है। चलिए यहाँ पे दूसरा कोनो लेके आपको दिखाते हैं। दूसरा किसका ले लें, चलिए 54 का लेते हैं। 54 2 से भागा लगाइएगा तो 27, अभी 27 में 3 से भागा लगाइएगा तो 9, अभी 9 में जो है 3 से लगाइएगा तो 3। ये सब जो है आपको गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, यानी उसका लास्ट तक लेके चले जाना है। देखिए लास्ट तक लेके चले आए हैं ना, 2 और 3, 3 3, उसके बाद आभाज्य संख्या के रूप में इसको लेके चले आना है। जैसे एगो 90 है, चलिए 90 का करके आपको दिखा देते हैं। 90, तो 90 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 9 गुना 10, और ये 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3, और ये 10 को 2 गुना 5। ठीक, यही है आपका क्या चीज़, गुणनखंड वृक्ष। ठीक, अब चलिए आपका यहाँ से प्रश्नावली शुरू होती है। क्या, यहाँ से आपका जो है प्रश्नावली कौन 3.5 शुरू होती है, प्रश्नावली 3.5 जो है शुरू होती है। चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं, आप जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, तब इसका जवाब हम आपको देंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, जो कौन सा बात जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है और कौन सा बात यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जैसे पहला है आपका, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। यह बात गलत है। कैसे बोल रहा है, कोनो संख्या अगर वो 3 से भागा लगाते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी 3 से विभाज्य है, तो क्या वही संख्या 9 से भी विभाज्य होगा। 6 में आप 9 से भागा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। इसी कारण ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यह बात सही है। अगर कोनो संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या जरूर जो है 3 से 3 6 के 18, वो अवश्य जो है 3 से विभाज्य होगी। ये दोनों बात अलग अलग है। जो 3 से विभाज्य है वो 9 से नहीं हो सकता है, लेकिन जो 9 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। एक संख्या 18 से भी विभाज्य है तो यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो, क्या बोल रहा, यदि एक संख्या 18 से विभाज्य है, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो, 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो, ये बात तो सही है। यानी जो संख्या 3 से भी विभाज्य होगा और जो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा, वही संख्या जो आपको 18 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अभी तो यही सब चीज़ ना देख के आ रहे थे। चलिए 18 का 18 36, 38 54, 18 का 72। ठीक, आगे बढ़िए। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से विभाज्य होगी। बोला 9 से विभाज्य है और 10 से भी विभाज्य है, तो क्या वो 90 से विभाज्य होगी। अरे भैया अभी आपको नहीं बताए थे, उसका गुणनफल से भी विभाज्य होता है। और ये दोनों क्या है, सआभाज्य संख्या है कि नहीं है। यही इसी चीज़ के लिए तो आपको वहाँ पर बताए हुए हैं। देखिए यदि 2 संख्या सअभाज्य हो तो इसमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये तो जरूरी नहीं है। अभी ये आपको बोले थे सअभाज्य संख्या के लिए संख्या को अभाज्य होना जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी क्या चीज़ है, उसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, बस। उसमें अभाज्य संख्या का कोई रोल नहीं है, बस उसका नाम दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होगी। देखिए बोल रहा है जो संख्या 4 से विभाज्य है वो संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। अरे भैया 4 से तो 12 भी विभाज्य होता है, क्या 8 से आप 12 को विभाज्य कर पाइएगा, नहीं, यह बात गलत है। लेकिन यहीं पे जो संख्या 8 से विभाज्य होगा वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन दे ही दिया है, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ये बात सही लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। ये बात तो भी लिखा है। यदि कोई संख्या अलग अलग दो संख्या को विभाजित करती है तो वो वही संख्या इसके योग को भी पूरा विभाजित कर देती है। अभी तो बता क्या आए हैं। चलिए आगे बढ़िए। यदि कोई संख्या 2 संख्या के योग को पूरी विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करती है। इसी को उल्टा करके पूछा है, यदि कोई संख्या किसी अलग अलग दो संख्या के योग को विभाजित करती है तो क्या इस संख्या को अलग अलग भी विभाजित करेगा। सेम चीज़ है लेकिन उल्टा करके पूछ दिया है। ठीक, चलिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें से अज्ञात सब लिखिए। देखिए
आपको 60 का जो है गुणनखंड वृक्ष बना के दिया है यहाँ पे, 60 का अलग अलग, जैसे 6 है और 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे पता नहीं क्या है। यही चीज़ आपको बोल रहा है जो बताने के लिए। अरे भैया ये 6 किस किस में टूट सकता है, 2 और 3 में, तो यानी कि इसके जगह पर क्या आएगा 3, और ये 10 किस किस में टूट सकता है, तो 5 और 2 में। अगर टूटना नहीं आता है समझ में तो भागा लगा लीजिए, 2 से भागा लगाइएगा 6 में तो 3, 5 से भागा लगाइएगा 10 में तो 2। यही तो आपको पूछ रहा था जी, इस जगह पे क्या आएगा, आप तो बता दिए। चलिए 3 नंबर का सवाल पढ़िए तो एक बार। एक भाज्य संख्याएं के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या बोल रहा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बताइए। थोड़ा सा सोचिए सवाल को एक बार फिर से आपको जो है क्या कहते हैं पढ़ के सुनाते हैं। और जब तक अपने से इस पर काम नहीं कीजिएगा, किधर गया, अपने से जब तक इस पर काम नहीं कीजिएगा तो फिर बताने, जब हम आपको बता रहे होते हैं ना, आपको लगता होगा जो हमसे ये बन जाएगा, लेकिन ये आपकी गलती है। और जब वीडियो सब बंद करके उस चीज़ को अपने से जब कोशिश कीजिएगा तो फिर आपको वो भारी पड़ जाएगा समझना या बनाना। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं इसको और इसको बनाइए आप। बोल रहा है जो एक भाज्य संख्या पूर्ण भाज्य संख्या बोल लीजिए। चलिए पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखिए कोई भी भाज्य संख्या हम लेते हैं, भाज्य संख्या 4 है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड तो इसका 2 और 2 होगा, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड में किन संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। भैया इसमें आप क्या देख रहे हो, इसका अगर क्या कहते हैं गुणनखंड निकालिएगा तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, यानी वो 1 को नहीं सम्मिलित करते हैं और स्वयं वो संख्या को सम्मिलित नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको सम्मिलित करते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्या जो होगा उसी को सम्मिलित करेंगे। यही पूछ रहा था आपसे। बोला 4 अंकों की, 4 नंबर का सवाल है ये सवाल 4 नंबर का, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे जगह तो है, 4 नंबर का सवाल, ये सवाल 4 नंबर का है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड खंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी है, छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या यानी 4 गुणों, ये सब बता के आए हुए हैं आप सबको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड देखिए, अगर उस प्रकार से आपका जो है ना दिमाग नहीं काम करेगा, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसको निकालने के लिए आपको दूसरा तरीका भी देते हैं। इस तरीका को आप जो है अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। ये स्पेशली जो है अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको बेहतर काम करेगा। वैसे आपको तो बताया हुआ है ये तरीका, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के रूप के लिए आपको नहीं बताया हुआ है। कौन सा है, 9999 है, ठीक। ये तो उधर का था। तो सबसे पहले जो है आप इसमें क्या कीजिएगा, अभाज्य संख्या से लगाना शुरू कीजिएगा। गुणनखंड आपको बताए थे इस प्रकार से, सबसे पहले अभाज्य संख्या से, यानी सबसे पहले 2 से शुरू कीजिए। जब 2 से लगाइएगा तो लास्ट में 9 है तो कटवे नहीं करेगा, तो 3 से तो डेफिनेटली ये कट जाएगा। 3 से लगाइए, 3 से लगाए 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये 3 से फिर कटेगा 1 1 1 1। अब कटेगा 1 किससे कटेगा, 1 2 3 4, यानी जोड़ के कितना आता है 4, जोड़ के 4 आ रहा है ना जी, यानी 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो कटेबे नहीं करेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 से कटेगा। देखिए 11, तो 11 एकम 11 0, 11 एकम 11। अब ये किससे कटेगा, अब फिर ये 11 से कटेगा, 11 से लगाइए, क्या कहते हैं, नहीं कटेगा 11 से। अब ये जो है किसी से कटने वाला नहीं है, ये 101 जो है। अब सबसे बड़ी 5 अंकों की अरे भैया एगो चीज़, क्या नंबर का सवाल था, अच्छा ठीक, हम सोच रहे थे जो 5 अंक का दिया हुआ है, 4 अंक दिया हुआ है। अब जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए तो अभाज्य गुणनखंड मतलब उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या के अलावा कोनो संख्या नहीं आना चाहिए। 11 गुना 101, यही है जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब 5 नंबर में क्वेश्चन है, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंक के सबसे छोटी संख्या कैसे लिखिएगा, आपको लिखने के लिए तो बताए थे,
5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यानी कि 5 अंक का पूछ रहा है तो 1 पर 4 वो जीरो दे देंगे तो वो संख्या हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल है, 1 पर 1 2 3 3 4, ये 5 अंक का सबसे छोटी, और बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए या तो एक ये तरीका है, 2 से भाग लगाइए, उसके बाद 3 से भाग लगाइए, जो जिससे भाग लगना शुरू होता है उसे आप भाग लगाते चले जाइए। 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 2 से 50 5000, उसके बाद 2 से लगाइए 2500, फिर जो है 2 से लगाइए, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 पंचे 10 1250, अब फिर 2 से लगाइए, 2 छाके 2 दूना 2 पंचा, अब फिर इसको लगाइए किससे, 5 से लगाइए तो 125 पर 625 होता है, फिर 5 से लगाइए 25, भागा लगा के आप जो है चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी अभाज्य संख्या के अलावा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। 1729 इसके बारे में क्या नंबर का है, 6 नंबर। 1729 के बारे में आपसे पूछ रहा है जो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसमें तो भागा लगाना पड़ेगा, कोई अभाज्य संख्या से, कोई अभाज्य संख्या से भागा लगाना पड़ेगा। किससे लगेगा, कौन अभाज्य संख्या है, 3 है, एक बार चेक कीजिए तो 3 2 1 3 3 से कटवे नहीं करेगा, कटेगा जी, 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 3 के बाद 5 है अभाज्य संख्या, उससे तो नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन है, 7 है, 7 से चेक कर लीजिए एक बार, 7 का 7 7 दूना 14, देखिए 7 से अगर इसमें भागा लगाइएगा 1729, 7 से लगाइए, 7 दूना 14 3 2 और 7 चौके 28, 28 यहाँ पर क्या बचा, 28 2 30, यहाँ पर 4 और 9 तो 7 7 49, ख़त्म। यानी 7 से लग जाएगा इसमें कितना, 4 4 7। अब इस ये 4 4 7 ये किससे कटेगा, इसको देखिए, इसको जो है कौन सा अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या विभाजित करेगा। 7 से लगा के एक बार देखिए तो पहले तो यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, 4 4 8 7 4 4 8 7 15, ये देखिए 3 से, अरे 7 2 9 4 4 8 और 8 7 15, ये 3 से कट रहा है, कहीं गलती तो हमने काट के आए हैं। देखिए तो एक बार 1729 7 से लगाए हैं ना, 7 का 7 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ पे बचा 3 2, ओहो यहाँ पे 2 ना है, यहाँ इसी कारण तो यहाँ पे 3 से कट रहा था ये। अब कितना आया, 247। अब 3 से चेक कीजिए, 300 तो नहीं कटेगा, अभी चेक करके आए हुए हैं ऊपर से। 7 से एक बार लगाइए तो 7 21, देखिए 24 में लगाइएगा इसमें 7 से, तो 7 कितना हुआ 21, और यहाँ पर बचा 3 और 3 पर 7 7 5 35, यानी 7 से अब ये नहीं कटेगा। तो 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 7 के बाद अभाज्य संख्या 9 तो नहीं होता है, 11 होता है। अब 11 से चेक करने के लिए आपको बताए हुए हैं, 7 में 7 2 9, 9 में से 4 गया तो 5, तो 11 का तो गुणज है नहीं कटेगा उससे। 11 के बाद क्या होता है, 13, 11 के बाद 13। आप 13 से एक बार चेक कीजिए इसको, जैसे 200 इसमें 13 से भागा लगाइए तो 13 13 13 9 26, यानी 1 के मरतबे में 13, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से गया 1, और 13 नंबर 17 से, यानी 13 और 19 आ गया, ठीक। अब जो भी है ये 19 अभाज्य संख्या ही हुआ, और इसका जो है आप अभाज्य गुणनखंड अभी कर चुके हो, क्या 7 गुना 13 गुना 19, ये एक एक करके आपको बताना जो है मेरे लिए ज़रूरी था। काहे ज़रूरी था, जब तक एक एक करके आपको नहीं बताते तो आप जो है इस स्टेप को अभी सीख नहीं पाते, ठीक है ना। ये जो है ये है, वैसे आपको 1729 बार क्वेश्चन सब आता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए, जो 7 गुना 13 गुना ये 19 होता है। अब जो है आगे आपका क्या बोलते हैं, इसी में कुछ और बोला हुआ था, कहता है जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में से यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो आरोही क्रम आपको तो बता क्या है, छोटका से बड़का, यानी 7, उसके बाद 13, उसके बाद 19, ये आपको आरोही क्रम हो गया। और क्या 2 क्रमागत में संबंध क्या हो सकता है, 7, अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी संबंध नज़र नहीं आ रहा है, यही इस आवाज़ के बारे में पूछ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर में 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य है। तो इस कथन को कुछ उदाहरण की सहजता से स्पष्ट कीजिए। इस नियम को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। कोई भी 3 गो क्रमागत संख्या है, उसको जब गुना कर दीजिएगा तो वो हमेशा जो है 6 से विभाज्य होगा। और आपका
कथन भी यहाँ पे यही बोल रहा है, जो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होगा। कोई भी 3 को संख्या वाला ले लीजिए, जैसे छोटका से आपको लेके दिखाते हैं। जैसे पूर्ण 3 को संख्या गुना कीजिएगा, 1 2 3 गुना कर लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 कितना हुआ, क्रमागत होना चाहिए लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, 3 का 3 3 गुना 6, 6 गुना 1 6, 6 में 6 से भागा लगाइएगा तो ये कट जाएगा। उसके बाद पूर्ण क्रमागत ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 लीजिए, तो 3 दूना 6 और 6 चौके 24, 24 में 6 से भाग लगाइएगा तो 4 मतलब में कटा। अब कोई दूसरा ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो 4 5 20, अब 20 छाके 120, 120 को 6 से लगाइएगा तो 6 दूना 12, 20 मरतबे में ये भी खत्म। यही चीज़ आपको बोल रहा था, और बोल रहा था जो एग्जाम्पल देके दिखाइए, तो आपको 3 गो एग्जाम्पल लेके दिखा दिए, 1 गो एग्जाम्पल आप खुद बना के हमको दिखाइए, ठीक है ना। चलिए कहाँ पे थे, और यहाँ पे है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से विभाज्य, कहने का मतलब ये 8 नंबर का है। अगर दोनों 2 को क्रमागत विषम संख्या कोनो लीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा तो वो 4 से हमेशा विभाज्य होगा। जैसे 3 के बाद कौन सा 5, तो 5 3 8, 8 को 4 से लगाइएगा तो ये पूरी कट जाएगा। कोनो क्रमागत ले लीजिए ना आप, जैसे एक विषम संख्या होना चाहिए, लेकिन 13 लीजिए, उसके बाद 15 लीजिए, 13 15 कितना होता है 10 10 20, 8 28, 4 से लगाइए 7 मरतबे में कट जाएगा। कोनो और ले लीजिए, कोनो और कौन सा लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिए आप 7, और 7 के बाद आप 9, 9 7 16, इसमें 4 से भागा लगाइएगा तो 4। यानी क्रमागत 2 विषम संख्या को जब जोड़िएगा तो वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक। और 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में किन व्यंजक में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। देखिए यहाँ का जो 9 नंबर का आपका सवाल है, बोल रहा है जो अभाज्य गुणनखंड किस में किया गया है। जैसे 24 का आपको 2 गुना 3 गुना 4, अरे भैया 4 है तो अभाज्य संख्या थोड़ी भी है, ये नहीं होगा। अब देखिए 56 में क्या लिखा हुआ है, 1 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें अभाज्य क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या सिर्फ अभाज्य संख्या है, ये 1 है, 1 थोड़ी भी अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में ये नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 54, 2 गुना 3 गुना 9, वैसे तो अभाज्य संख्या में था, लेकिन यहाँ पे 1 देके जो है ये गड़बड़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए किधर गया, अब यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 9, ये 9 अभाज्य संख्या थोड़ी भी ना है, अभाज्य संख्या ये नहीं है। अब 70 को देखिए, 70 2 गुना 5 गुना 7, अब इसमें सिर्फ क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। अब चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि इतना संख्या इतना से विभाज्य है। देखिए 25 10, ये संख्या किसको 45 से जो है बोल रहा है जो विभाज्य है कि नहीं है, बिना भाग लगाए हुए बोलता है चेक करने के लिए, भाग नहीं देना है, बोल रहा है ये संख्या जो है ये आप चेक कीजिए जो 45 से है। तो भैया 45 को जो है 2 को 100 आवाज़ में तोड़ लेते हैं, ऐसा कोई पॉसिबल है, तो 9 और 5 को हम ले सकते हैं, 9 5 45, और 5 और 9 में 1 के अलावा कोई आवाज़ क्या कहते हैं सर गुणनखंड भी नहीं है, यानी 100 आवाज़ संख्या हो गया 9 और 5, यानी हम ये चेक करेंगे अगर 9 से विभाज्य है तो 45, और 9 और 5 दोनों से विभाज्य है तो 45 से विभाज्य वो हो जाएगा। तो 5 से विभाज्य तो है किया, क्या कहा है कि 0 है। अब 9 से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 से चेक करने के लिए जोड़ के 9 आना चाहिए, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, ये 9 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए ये 45 से भी विभाज्य है। जैसे यहाँ पे आपको बताए थे उस चीज़ को नहीं मतलब समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिएगा उसको, वो समझ में आ जाएगा आपको। 11 नंबर में क्या है, संख्या 8 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 2 गुना 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी पर 18 के बारे में, इसी प्रकार संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुना 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। अरे भैया कैसे कह सकते हैं, जैसे देखिए बोल रहा है ये 18 जो है 18 2 गुना 3 ये दोनों से विभाज्य है, यानी 2 से विभाज्य है और 3 से भी, इसको गुना करेंगे तो ये किससे 3 दूना 6 से भी विभाज्य है, ये बात तो सही है। अब यहाँ पे ये बात बोल रहा है जो इसी प्रकार 24 के बारे में, ये 24 4 गुना 6 ये दोनों से विभाज्य है। तो क्या अब ये बोल रहा है किधर गया, हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुना 6 बराबर 24 से विभाज्य होगी। यदि नहीं ये 24 से विभाज्य कैसे हो सकता है, काहे कि इसमें ये दोनों सअभाज्य संख्या है और ये दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है, वो किसी और संख्या के बारे में आपको बोल रहा है जो वो अगर 4 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य है तो 6 गुना 4 ये दोनों से विभाज्य होगी। या अगर इसके बारे में अगर बोल रहा है तो देखिए किधर गया, ये 18 ये 24 से कैसे विभाज्य हो सकता है, यही चीज़ आपको पूछ रहा है, या अलग संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे
जो संख्या 4 से और जो संख्या 6 से है तो वो 24 से विभाज्य कैसे होगा, नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं मिस मार देगा। काहे कि ये 4 और 6 जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या होगा तभी जो है ऐसा काम हो सकता है। चलिए 12 नंबर का, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हो। बोल रहा है जो अलग अलग अभाज्य संख्या हूँ और मैं 4 अलग अलग अभाज्य संख्या हूँ, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। हम ज्ञात कर सकते हैं उसको कैसे, 4 अलग अलग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे 2 अलग अलग लीजिए, 2 3 5 और 7, चारों जो है अलग अलग अभाज्य संख्या लिए, इसको गुना कर लीजिए, मिल जाएगा वो 3 दूना 6, 6 पंचा 30 और 30 को 7 से गुना कीजिएगा तो 210, यानी 210 आपको वो संख्या है। एक्सरसाइज को हम जो है थोड़ा जल्दी में खींचे, इसलिए खींचे काहे कि इसका जो है टोटल जो है कंसेप्ट आपको बताया हुआ पहले से था। अब जो है हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और आगे जो है आपका क्या कहते हैं 3.6 जो है प्रश्नावली इंतजार कर रहा है, लेकिन उस प्रश्नावली को बनाने से पहले उसके पीछे का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है उस प्रश्नावली पर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक।